गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड्स के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होते हैं यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल को बनाने की विधियां, ये हमने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक, जिसमें से हमने दो रिएक्शंस, पहली थी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल यानी कि प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करना, तथा एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करना, ये हमने सीख लिया था। आज स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो आज का पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करना, यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या होता है कि जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं तो उससे हमें एक एडिशनल कंपाउंड, एक योग उत्पाद प्राप्त होता है, और उसकी हाइड्रोलिसिस कराने पर यानी कि जल अपघटन कराने पर हमें हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो प्राप्त हो जाता है। रिएक्शन देखिए क्या होती है, तो यहाँ पर हेडिंग लिख देते हैं, बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, RMgX, CH3MgCl लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जनरल फॉर्मूला RMgX होता है और इसकी रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर जब हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से कराएंगे तो हमें एक एडिशनल कंपाउंड मिल जाता है इस तरह से, OMgX, और यहाँ पर ये R। ये जो यहाँ पर प्रेजेंस होती है ड्राई ईथर, यानी कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। अब ये जो हमें योग उत्पाद मिला है, हमें इसका क्या करा देनी है, हाइड्रोलिसिस करा देनी, जल अपघटन कराना। कैसे होगा, HOH वाटर किसी एसिड की प्रेजेंस में जब हाइड्रोलाइज करेगा हमारे एडिशनल कंपाउंड को, योग उत्पाद को, तो सबसे पहले तो हमें प्राप्त हो जाएगा RCOOH और साथ में निकल जाता है MgXOH। ये कंपाउंड हमें इस तरह से प्राप्त हो जाता है और हम अपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो बना सकते हैं। यहाँ पर आप एल्किल ग्रुप अपने अकॉर्डिंग रख करके आप क्या कर सकते हैं, कोई भी जो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय एल्कीन्स, यानी कि एल्कीनो से। तो एल्कीनो से जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स फॉर्म करते हैं तो उस रिएक्शन का नाम होता है कोच अभिक्रिया, यानी कि कोच रिएक्शन। होता क्या है कि एल्कीनो की जो रिएक्शन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर वेपर के साथ कराई जाती है हाई प्रेशर पर, तो हमें जो है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। इसमें जो प्रेजेंस रहती है वो रहती है H3PO4, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड की यहाँ पर क्या रहती है, उपस्थिति रहती है। तो रिएक्शन सिंपल है, बस आपको एक एल्कीन लेनी है और उसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर वेपर से करा देनी है। प्रेशर रखना है 570 से 570 और टेम्परेचर भी हाई रहेगा आपका, 675 केल्विन तक आपका टेम्परेचर रहता है। प्रेजेंस रहेगी आपकी फॉस्फोरिक अम्ल यानी कि फॉस्फोरिक एसिड की, और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। सबसे अच्छी इस रिएक्शन की बात यह है कि इसमें कोई भी बाय प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, सह उत्पाद, तो आपको ज़्यादा याद नहीं करना है और रिएक्शन जो है सिंपल है। देख लेते हैं क्या होती है रिएक्शन यहाँ पर। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया एक एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2। R इसलिए यहाँ पर लगा देते हैं कि आप इसमें कोई भी एल्किल ग्रुप रख करके अपना मन चाहा कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं। साथ में हमने ले ली कार्बन मोनोऑक्साइड और ले लिया वाटर। हाई प्रेशर पर रिएक्शन होगी, टेम्परेचर रखेंगे 675 केल्विन। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और बनता है हमारा RCH2CH2COOH। ये कंपाउंड हमें हमारा क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये आपने पढ़े कुछ जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन सभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए। इसके बाद जब आगे आप अपने सिलेबस के कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे तो उनमें आपको
केवल उनके लेबोरेटरी प्रिपरेशन या इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ही क्या करने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो हमेशा हमारे सामने दो प्रॉपर्टीज आती हैं, एक किसी भी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा किसी भी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको किन चीज़ों पर ध्यान देना है, तो सबसे पहला ध्यान देना है आपको उसकी स्टेट पर। फिजिकल स्टेट क्या है, भौतिक अवस्था क्या है उस यौगिक की, सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। देन सेकंड, अगर उसका कोई यूनिक कलर है उस कंपाउंड का तो आप कलर देखेंगे, नहीं तो थर्ड हमने बताया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है या मेल्टिंग पॉइंट, तो जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी कंपाउंड का वो उसके फिंगरप्रिंट की तरह काम करता है। जब भी आप किसी कंपाउंड को पक्का आइडेंटिफाई करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लेते हैं कि हाँ वाटर का जो है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अल्कोहल का 76 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर ये अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 76 आ रहा है तो मतलब हमारी रिएक्शन, वो जो कंपाउंड है वो एकदम सही है। तो ये आपकी सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। थर्ड, आप चेक करते हैं कि जो आपका कंपाउंड है वो किन चीज़ों में सॉल्युबल है, किस में सॉल्युबल है, किस में घुलनशील है, तो आप उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बतानी होती हैं। तो हम यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे हैं इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ में सामान्य जो गुण होंगे उनमें सबसे पहली भौतिक गुण जो होता है इसका वो है कि C1 से लेकर C9 के जो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, जो भी हमारे होमोलोगस सीरीज के जो मेंबर्स हैं C1 से C9, C1 में जैसे HCOH फॉर्मिक एसिड है, फिर उसके बाद CH3COH एसिटिक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है, इस तरह से ये चेन जो है बढ़ती जाती है। तो ये सब कह रहे हैं कि ये रंगहीन द्रव होते हैं, यानी कि कलरलेस लिक्विड होते हैं। जितने भी हमारे लोअर फैटी एसिड्स हैं ये कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। फर्स्ट 3 मेंबर्स यानी कि जो पहले 3 सदस्य हैं हमारे, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड, इनकी जो स्मेल होती है बहुत पंजेंट स्मेल होती है। पंजेंट स्मेल का मतलब तीक्ष्ण गंध युक्त होते हैं ये, जबकि बाकी जो सदस्य होते हैं उनकी दुर्गंध जो होती है, मतलब उनकी जो स्मेल होती है वो दुर्गंध युक्त मक्खन की गंध होती है, यानी कि रेंसेड बटर, रेंसेड का मतलब जो मक्खन जो खराब हो जाता है उसमें से जो स्मेल आ रही होती है वैसी स्मेल होती है किनकी, C4 से लेकर के हमारे जो हायर जो मेंबर्स होंगे उनकी। इनकी जो डेंसिटी होती है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की वो वाटर से कम होती है, यानी कि इनका घनत्व जो होता है वो जल से कम होता है। और इसके जो उच्च समजात होते हैं, मतलब कि जो हायर मेंबर्स हैं इसके कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, वो मोम के जैसे ठोस होते हैं, यानी कि वैक्स के जैसे सॉलिड फॉर्मेशन करते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं हमारे हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, पहली आपने पढ़ी कि जो C1 से C9 तक के आपके मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे वो कलरलेस लिक्विड होंगे। फर्स्ट 3 मेंबर जो होते हैं उनकी जो स्मेल होती है वो पंजेंट ऑर्डर होती है, ये इनकी करेक्टरिस्टिक ऑर्डर की तीक्ष्ण गंध होगी, आप स्मेल करके भी देख सकते हैं। और C4 से जो बाकी के जो हायर मेंबर्स होंगे उनकी जो स्मेल होगी वो रेंसेड बटर के जैसी होगी, यानी कि जो मक्खन के सड़ जाने पर जो गंध आती है वैसी उसकी स्मेल होगी। एंड C9 के बाद जो आपके हायर मेंबर्स आएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, वो वैक्स लाइक सॉलिड्स होते हैं, यानी कि मोम की तरह ठोस होते हैं। तो ये था इनका पहला भौतिक गुणधर्म। दूसरा, सॉल्युबिलिटी की बात करें, मतलब इनकी घुलनशीलता की बात करें, इनकी विलेयता की बात करें, तो हमारे जो लोअर मेंबर्स हैं यानी कि निम्न जो हमारे सदस्य हैं, जैसे कि C1 से लेकर C4 तक के, C1 से C4 का मतलब होता है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें एक कार्बन से लेकर के 4 कार्बन तक क्या हो, प्रेजेंट हो। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, C1 का मतलब हो गया HCOOH, जो फॉर्मिक एसिड है, सिर्फ देखिए एक कार्बन आ रहा है। इसी तरह से CH3COOH, तो देखिए एक और दो कार्बन आ रहे हैं। CH3CH2 COOH, तो यहाँ पर 3 कार्बन आ रहे हैं। तो इसी तरह से करें 1 से लेकर के 4 तक के जो मेंबर्स होते हैं हमारे, वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं, यानी कि जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि तब इनमें पोलर बॉन्ड यानी कि ध्रुवित बंध पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। लेकिन जैसे जैसे इनका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, इनका अणुभार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनकी जल में जो विलेयता होती है, जो वाटर में सॉल्युबिलिटी होती है, वो कम होती जाती है। और जब ये एक हायर मेंबर्स तक पहुंच जाते हैं तो फिर जल में ये आविलेय हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में कम होगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वहाँ पर इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में
होगी ही नहीं, जल में घुलनशील ही नहीं होंगे। फिर इन्हें हमें डिसॉल्व करने के लिए किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यानी कि किसी कार्बनिक विलायक की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इनके जो रिस्पेक्टिव अल्कोहल्स और एल्डिहाइड होते हैं, रिस्पेक्टिव अल्कोहल एल्डिहाइड्स का मतलब क्या, यहाँ पर HCOH के रिस्पेक्ट में जो एल्डिहाइड होगा वो होगा HCHO, और जो अल्कोहल होगा वो CH3OH होगा, ये तीनों। तो कह रहे हैं कि अपने रिस्पेक्टिव अल्कोहल्स और एल्डिहाइड के साथ इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। मतलब इन तीनों के कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड, इस फॉर्मिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, हाई होगा। क्यों? क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अंतराआण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके कारण से इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, दूर नहीं जाते हैं। और जब तक मॉलिक्यूल आपका दूर नहीं जाएगा तब तक जो स्टेट है वो चेंज नहीं होती है। ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए कि स्टेट्स जो होती हैं वो सब डिपेंड करता है पार्टिकल्स के बीच की स्पेस में। अगर पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं तो जो हमारा कंपाउंड होगा वो ठोस होगा और सॉलिड होगा, पार्टिकल थोड़े दूर तो द्रव, और दूर है तो गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। तो कोई कंपाउंड अगर सॉलिड फॉर्म में है और उसको आपको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसका मतलब कि आपको उसके पार्टिकल्स को दूर करना है। लेकिन यहाँ पर जो कंपाउंड्स हैं उनके बीच क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है इंटरमोलिकुलर, तो फिर उस कंडीशन में उनको दूर करना जो होता है थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए अपने रिस्पेक्टिव अल्कोहल्स और एल्डिहाइड के कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो क्वथनांक होता है कार्बोक्सिलिक अम्लों का, अपने संगत अल्कोहल एवं एल्डिहाइडों की तुलना में वो उच्च माना जाता है, यानी कि उच्च होता है। तो ये था इनका क्वथनांक। तो ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि रासायनिक गुणधर्म। तो जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो इसमें जो इसके प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग बेसिस पे पाई जाती हैं। जैसे कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें हमारा OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, उसमें हमारा H+ आयन भी वो देता है। तो इसलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कुछ रिएक्शन जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की देता है। इसमें हमारा कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है तो कार्बोनिल ग्रुप की भी प्रेजेंस में रिएक्शन देता है। इसमें पूरा दोनों मिल करके जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाते हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक समूह की भी रिएक्शन देता है। किस तरह से, स्ट्रक्चर देखिए, मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था कार्बोक्सिलिक एसिड का, C+O बॉन्ड OH, तो इनका, और यहाँ पर कोई एल्किल ग्रुप R लगा होगा, CH3COH HCOH, इस तरह से। तो कह रहे किस किस तरह की केमिकल रिएक्शन देगा, पहले तो केवल OH ग्रुप की रिएक्शन देगा, मतलब कि कुछ हमारी ऐसी रिएक्शंस हैं, कुछ रिएक्शंस हैं CO ग्रुप की, यानी कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसकी रिएक्शन है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन हम पढ़ेंगे कि दोनों की, COH पूरे ग्रुप की रिएक्शन है। और देन इसके बाद पढ़ेंगे एल्किल ग्रुप जो प्रेजेंट होगा उसके कारण होने वाली अभिक्रिया, उसके कारण होने वाली जो रिएक्शंस होती हैं। तो ये हमें जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ में पढ़ना है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले कह रहे हैं इनके एसिडिक नेचर के बारे में। एसिडिक नेचर का मतलब हो गया इसकी अम्लीयता के बारे में बात की जा रही है। तो हम सबको पता है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं तो अम्लीय तो होंगे ही, लेकिन ये एसिडिक नेचर किस तरह से बढ़ता है घटता है, ये सारी चीज़ें इसमें हमें पढ़नी है। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है RCOOH। तो ये हमारा जो RCOH है ये ब्रेक हो सकता है RCOO- प्लस H+ में। तो ये H+ आयन देता है, इस वजह से इसका नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है, ये अम्लीय प्रकृति शो करता है। सेकेंड पॉइंट ये कह रहे हैं कि जब हम एल्किल ग्रुप की जगह पर कोई दूसरा ग्रुप अगर सब्सटीट्यूट करते हैं, अगर कोई दूसरा इससे समूह जोड़ते हैं, तो उस समूह की वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपने दो अपने समूह पढ़े हुए हैं, एक ऐसे समूह होते हैं जो +I इफेक्ट शो करते हैं, मतलब ऐसे ग्रुप हैं जो +I इफेक्ट शो करते हैं, और कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो -I इफेक्ट शो करते हैं। +I इफेक्ट और -I इफेक्ट का मतलब आपको बताया जा चुका है, फिर भी याद दिला देते हैं कि ऐसे ग्रुप्स जो किसी कंपाउंड में पॉजिटिव चार्ज को कम करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, किसी भी कंपाउंड में जुड़कर उस कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है उसे बढ़ाने का काम करते हैं, उन्हें कहा जाता है
कि वो प्लस आई प्रभाव यानी कि प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। उसके विपरीत माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले जो हमारे ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो कम कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व जो है वो कम कर देते हैं। जैसे कि जो मेथिल ग्रुप होता है, जो एल्किल ग्रुप है, जिसमें से मेथिल ग्रुप हो गया, CH3 हो गया है, आपका NH2 हो गया, अमोनिया जो होता है NH2 ग्रुप है, या NH3 जो अमोनिया है, इन सबके पास क्या होता है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो ये ग्रुप क्या करेंगे, ये शो करेंगे प्लस आई इफेक्ट, मतलब किसी भी कंपाउंड में जुड़कर उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से उस कंपाउंड पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब किसी भी कंपाउंड पर जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया RCOOH। हमें क्या करना है, हमें H को निकालना है भाई। एसिडिक नेचर हमें शो करने के लिए H को क्या करना पड़ेगा, H प्लस के फॉर्म में निकालना है। H प्लस बनेगा कैसे, तो H प्लस इस तरह से बनेगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड बना रहा है तो दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को देगा, और खुद H प्लस बना करके क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये H प्लस बना लेगा और ये बॉन्ड दोनों जो है O के पास चले जाएंगे तो O पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ आप देख भी रहे हैं RCO माइनस। लेकिन हमने कहा कि हमारे कंपाउंड से आ करके कोई ऐसा ग्रुप जुड़ जाए, मान लीजिए यहाँ पर आपने एक ग्रुप जोड़ दिया, R में से एक हाइड्रोजन हटा करके एक ग्रुप जोड़ा, और ये ग्रुप जो है प्लस आई इफेक्ट शो करता है। भाई अगर ये प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई प्रभाव शो करेगा, तो क्या करेगा, ये ग्रुप इस कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। R को इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं, वहां से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाएगा, इसकी बॉन्डिंग पूरी हुई है। टूट कहाँ से रहा है, बॉन्ड यहाँ से टूट रहा है। तो ये ग्रुप क्या करता है, इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ा देता है। और जैसे ही ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, तो फिर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये टूटने में और ज़्यादा समय लगेगा। मतलब कि अब ये जो हाइड्रोजन है वो आसानी से नहीं अलग होगा। और हमने पढ़ा है कि एसिड्स वही अच्छे होते हैं जो आसानी से H प्लस देते हैं। तो यहाँ पर H प्लस जल्दी नहीं बन पाता, इस कारण प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करने वाले जो ग्रुप्स हैं, जब ये जा करके किसी कंपाउंड से जुड़ते हैं, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ते हैं, तो वो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसी के विपरीत आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर ये जो ग्रुप है मान लेते हैं कि ये माइनस आई प्रभाव शो करता है, यानी कि माइनस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस आई इफेक्ट शो करने की वजह से होगा क्या, तो माइनस आई इफेक्ट शो करने की वजह से मान लीजिए यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट कौन शो करता है, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये सब विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने क्लोरीन लगा दिया है यहाँ पर, तो क्लोरीन क्या करेगा, वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, तो इसकी जो नीड है इलेक्ट्रॉन की वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और उस कंडीशन में जो H प्लस आयन है वो तेज़ी से फॉर्म होगा, और तेज़ी से फॉर्म होने की वजह से जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर में, लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आप कोई प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, यानी कि प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करने वाले समूह विस्थापित कर दीजिए, तो उस कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अम्लीयता है, जो एसिडिटी है, वो कम हो जाती है। और अगर आप माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला कोई कंपाउंड अटैच कर देते हैं, यानी कि माइनस आई प्रभाव वाला कोई समूह आप जोड़ देते हैं, तो आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अम्लीयता है वो बढ़ जाती है। रीज़न आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने और घटने की वजह से ऐसा होता है। तो ये जो आपको आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन या जो एसिडिक नेचर बताया गया, इनमें से कोई भी पॉइंट अगर नहीं समझ में आया है तो आप जो है उसे कल क्लियर कर लेंगे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखिए, तो आपको जो आपका टॉपिक्स हैं वो अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एग्ज़ाम होंगे, पक्का होंगे, और एक साथ जब बर्डन पड़ेगा तो आप में से बहुत लोग परेशान होने वाले हैं। तो जो वीडियो है वो पूरी देखिए, और कोई भी डाउट है तो उसे पूछिए। ओके क्लास, थैंक यू।